गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो फाइनल में फोटोसिंथेसिस चल रहा है बीएससी बीएड थर्ड ईयर में, और फोटोसिंथेसिस में पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, जहां हमने देखा था कि एटीपी का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ एटीपी के निर्माण के साथ साथ NADPH2 का निर्माण हो रहा था और ऑक्सीजन का विमोचन हो रहा था। ठीक है, आज हम जानेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया भी जिसे हम कहते हैं, अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले एफ ब्लैकमैन ने 1905 में 1905 में ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाशिक अभिक्रिया तो होती ही है, उसके साथ साथ एक अप्रकाशिक अभिक्रिया भी इनके अंदर होती है, और इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया या सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है, अर्थात संश्लेषण अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी सभी जैविक और जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, जो भी डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जैविक और जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किसने किया था? उनका अध्ययन कैल्विन एट ऑल ने किया था, यानी कैल्विन और उसके सहयोगियों ने डार्क रिएक्शन से संबंधित सभी अभिक्रियाओं का लगभग अध्ययन किया था। अब डार्क रिएक्शन में होता क्या है, डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, देखते हैं अभी। देखिए, जो डार्क रिएक्शन है, जिसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह रहे हैं, जिसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे हम अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं, तो इस दौरान होता क्या है? CO2 का अपचयन होता है। CO2 के अपचयन द्वारा किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, यानी भोजन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CO2 का अपचयन होगा, और उससे फिर आगे क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और यह क्रिया होती कहाँ है? यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा क्षेत्र में होती है। ठीक है, कहाँ होगी ये? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा क्षेत्र में। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा क्षेत्र में होती है, जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी? लाइट रिएक्शन दोनों में हो रही थी। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को CO2 के अपचयन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर CO2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो इसको CO2 स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? CO2 स्थिरीकरण अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। अब इस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्थिरीकरण होगा तो इस क्रिया को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसके लिए आवश्यक ऊर्जा आती है लाइट रिएक्शन से। ठीक है, लाइट रिएक्शन से बनी एसिमिलेटरी एनर्जी, जो पावर है, एसिमिलेटरी पावर, क्या क्या थे एसिमिलेटरी पावर में? ATP प्लस NADPH2 यहाँ से आती है। ठीक है, क्लियर? तो दोबारा से सुन लीजिए, एफ ब्लैकमैन ने ये कहा कि लाइट रिएक्शन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के दौरान एक अप्रकाशिक अभिक्रिया भी होती है, जिसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उसको सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसलिए इसको संश्लेषण अवस्था भी कहेंगे। ठीक है,
और इस दौरान होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा, जिससे आगे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, और इसीलिए इसको CO2 फिक्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। और इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, इसके लिए ऊर्जा लाइट रिएक्शन में बनी ATP और NADPH2 से आती है, जिसे हम एसिमिलेटरी या स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं। और यह डार्क रिएक्शन होती कहाँ है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होती है, ठीक है। जो स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर यह प्रक्रिया होती है। अब और कुछ मुख्य बातें इसकी जान लेते हैं। और क्या बातें हैं, देखिए कैल्विन एट ऑल ने, कैल्विन एट ऑल ने 1957 में जो रेडियो एक्टिव टेक्निक है उसके द्वारा, और साथ ही साथ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा, कौन कौन सी टेक्निक इन्होंने काम में ली, रेडियो एक्टिव टेक्निक और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा प्रकाश संश्लेषण के कार्बन पथ की खोज की। इन्होंने क्या किया, कैल्विन एट ऑल ने कार्बन स्थिरीकरण के कार्बन पथ की खोज की, ठीक है। कार्बन पथ की खोज किसने की, इन्होंने की। कौन सी टेक्निक द्वारा, रेडियो एक्टिव टेक्निक द्वारा, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा, ठीक है। और इसके लिए उनको 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। 1961 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है, ठीक है। और इसके अलावा कैल्विन एट ऑल ने प्रयोग तो किया, कार्बन पथ की खोज की, परंतु कार्बन पथ की खोज के लिए इन्होंने कौन से प्रकार के पौधों का प्रयोग किया, इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किसको चुना, इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए चुना यूनिसेलुलर एल्गी को, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय शैवालों को चुना। यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन सी, क्लोरेला, ठीक है, ये एक कोशिकीय होता है, और सिनेडेस्मस, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए चुना। कैल्विन एट ऑल ने, एफ ब्लैकमैन ने जो बताई थी थ्योरी तो क्या बताई थी उसने, तो बस ये बताया था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया भी होती है, परंतु बाद के जो लगभग सभी प्रयोग इन्होंने किए थे कैल्विन एट ऑल ने, इन्होंने कार्बन स्थिरीकरण के कार्बन पथ की खोज की। इनको 1961 में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए एक तो रेडियो एक्टिव टेक्निक का प्रयोग किया, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया, और इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पादपों को चुना, एक कोशिकीय शैवालों को चुना। और एक कोशिकीय शैवाल वो कौन से थे, क्लोरेला और सिनेडेस्मस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने इन शैवालों को चुन तो लिया, परंतु इनके चुनने का कारण क्या था, इन्होंने इनको ही क्यों चुना, एक कोशिकीय शैवालों पर ही इन्होंने प्रयोग क्यों किए, तो उनका भी कारण है, ठीक है। इन्होंने इनका ही प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये एक तो तेजी से वृद्धि कर सकते हैं, तो ये तेजी से वृद्धि कर विशुद्ध कॉलोनियां बना सकते हैं, कॉलोनीज बना सकते हैं, ठीक है। पहला कारण तो ये था यूनिसेलुलर एल्गी को चुनने का, ठीक है। दूसरा कारण क्या था कि पूरा पादप एक क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करता है। जो पूरा पादप है, पूरा पादप एक क्लोरोप्लास्ट की तरह होता है, क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि एक कोशिकीय है, तरह काम करता है, क्लियर। ये दूसरा कारण था यूनिसेलुलर एल्गी को चुनने का। तीसरा कारण था कि इन्हें बड़े पैमाने पर संवर्धित किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक कोशिकीय है तो इन्हें बड़े पैमाने पर क्या किया जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है, ठीक है।
किया जा सकता है। क्लियर? क्योंकि ये तेजी से वृद्धि कर विशुद्ध कॉलोनियां बनाते हैं। पूरा पादप एक क्लोरोप्लास्ट की तरह होता है और इनको बड़े पैमाने पर संवर्धित किया जा सकता है। ठीक है। अब चौथी और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए वर्णकों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक इनमें जो होते हैं वो उच्च पादपों के समान होते हैं। ठीक है, उच्च पादपों के समान होते हैं। ये 4 कारण थे यूनिसेलुलर एल्गी को चुनने के। पहला, तेजी से वृद्धि कर विशुद्ध कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है। दूसरा, पूरा पादप एक क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। तीसरा, इन्हें बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धित करवाया जा सकता है। और चौथा, इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो उच्च पादपों, हायर प्लांट के समान होते हैं। तो ये 4 कारण थे इन शैवालों को चुनने के। और इन शैवालों पर इन्होंने जब कार्बन पथ की खोज की तो इन्होंने इसके लिए कार्बन 14 युक्त CO2 का प्रयोग किया। ठीक है, कार्बन 14 युक्त CO2 का इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। क्लियर? कैल्विन एट ऑल ने अपने प्रयोगों के लिए आइसोटोपिक इसको हम कह सकते हैं आइसोटोपिक कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया गया। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला अपने प्रयोगों के बाद? कैल्विन एट ऑल ने निष्कर्ष क्या निकाला? शैवालों पर प्रयोग करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कार्बन अपचयन एक चक्रीय प्रक्रिया है, यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर? इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कार्बन स्थिरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है और इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद, ठीक है, इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि कार्बन स्थिरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर? पहला निष्कर्ष ये। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला कि इस दौरान पहला स्थायी उत्पाद क्या बनता है? 3 कार्बन युक्त बनता है। 3 कार्बन युक्त, पहला 3 कार्बन परमाणु युक्त उत्पाद बनता है। पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त होता है। ये दूसरा निष्कर्ष निकाला। ठीक है, वो 3 कार्बन युक्त पदार्थ क्या है? PGA, 3PGA, जिसे हम फास्फोगिल्सरिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से 3PGA का निर्माण इसके अंदर होता है। और इस अभिक्रिया के दौरान जो कार्बन पथ है या कार्बन स्थिरीकरण है, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का काम RUBP करता है। ठीक है, RUBP करता है। RUBP की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, या बाइफॉस्फेट भी कह सकते हैं, RUDP भी कह सकते हैं, RUBP भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का काम कौन करता है? RUBP करता है। क्लियर? और इन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला। ये निष्कर्ष है, इसको हम विस्तार से तो आगे देखेंगे, पहले हमें इसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में समझ लेना आवश्यक है, जिससे कि हमारे लिए उस साइक्लिक प्रोसेस को समझना आसान हो जाए। तो कैल्विन एट ऑल ने आइसोटोपिक कार्बन 14 का प्रयोग शैवालों पर जब प्रयोग किए इन्होंने कार्बन पथ के लिए तो प्रयोग किया। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? डार्क रिएक्शन में या कार्बन पथ के लिए इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि कार्बन स्थिरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक साइक्लिक प्रोसेस है
और इस दौरान पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त होता है जिसे 3PGA यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला ग्राही कौन है? RuBP है, जिसे हम राइबुलोज 1,5 बाइफास्फेट कहते हैं। ठीक है। और इस दौरान एक और निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? इसके लिए ऊर्जा लाइट रिएक्शन से मिलती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन से मिलती है। इसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बनती है, NADPH2, ठीक है, 12 और प्लस 18 ATP, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता इसको होती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 18 तो ATP चाहिए केल्विन साइकिल यानी कार्बन स्थिरीकरण में, और 12 NADPH2 चाहिए। और ये दोनों मिलेगी कहाँ से? ये इस कार्बन पथ को मिलती है लाइट रिएक्शन से, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में बनती है। क्लियर। और एक और निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि इस दौरान RuBP का पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, यानी RuBP पुनः बनती है, चक्कर में ही दोबारा से बन जाती है अगले CO2 अणुओं को ग्रहण करने के लिए। तो इस तरह से ये इसके निष्कर्ष हैं। अपने प्रयोगों के दौरान केल्विन एट ऑल ने ये निष्कर्ष निकाले। कार्बन स्थिरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है। पहला स्थायी उत्पाद 3PGA है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही का काम RuBP करता है। इसके लिए ऊर्जा लाइट रिएक्शन से आती है जो कि NADPH2 और 18 ATP, 12 NADPH2 और 18 ATP के रूप में आती है। ठीक है, RuBP का इस दौरान पुनरुद्भवन होता है। क्लियर। ये सब निष्कर्ष निकालने के बाद अब तक ये तो केल्विन एट ऑल ने प्रयोग किया था। ठीक है, कार्बन पथ की खोज किसने की? केल्विन एट ऑल ने की। और तब से लेकर अब तक अप्रकाशिक अभिक्रिया, CO2 स्थिरीकरण या अप्रकाशिक अभिक्रिया या तीसरा इसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, तब से लेकर अब तक इन तीनों एक ही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, अप्रकाशिक अभिक्रिया या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के 3 पथ, कितने पथ? 3 पथ खोजे जा चुके हैं। ठीक है, 3 पथ इनके खोजे जा चुके हैं। किसके? कार्बन पथ कितने खोजे जा चुके हैं? 3 खोजे जा चुके हैं। पहला तो है केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। इसे हम C3 साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे केल्विन बेसन साइकिल भी कहते हैं। इसे केल्विन बेसन साइकिल भी कहा जाता है। ये तो पहला पथ था। और ये कौन से पादप में होता है? C3 प्लांट में होता है। क्लियर। ये C3 प्लांट में पाया जाता है। क्लियर। दूसरा जो पथ है उसका क्या नाम है? उसको कहते हैं हैच एंड स्लेक साइकिल। अगला जो आता है वो है हैच एंड स्लेक साइकिल। इसे C4 साइकिल भी कहते हैं। ये दूसरा पथ था। और ये कहाँ पाया जाता है? ये C4 प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पथ कहाँ पाया जाता है? C4 प्लांट में पाया जाता है। क्लियर। और C4 प्लांट में क्रेन्ज एनाटमी होती है। क्रेन्ज एनाटमी इनके अंदर पाई जाती है और वहाँ पर हैच एंड स्लेक साइकिल पाया जाता है। क्लियर। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं क्रेम साइकिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको हम फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसकी फुल फॉर्म होती है।
क्लियर। और ये कहाँ पाया जाता है, ये कैम पादपों में पाया जाता है, जिनको हम मांसल पादप भी कहते हैं। जो मांसल पादप होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, क्रैसुलेसी कुल के पादप हैं, ठीक है, कैक्टेसी कुल के पादप हैं। ये जो पादप हैं इनके अंदर जो मांसल पौधे हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, कैम साइकिल पाया जाता है। तो कार्बन पथ के 3 चक्र अभी तक खोजे जा चुके हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, पहला है कैल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं। इसे हम कैल्विन एंड बेंसल साइकिल भी कहते हैं। ये पाया जाता है C3 प्लांट में। दूसरा हैच एंड स्लेक साइकिल होता है, जिसे हम C4 साइकिल कहते हैं। ये C4 पादप में पाया जाता है, जैसे गन्ना है, ठीक है, C4 प्लांट है, मक्का है, ये C4 प्लांट है, इनके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर C4 पादपों में क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है। तीसरा है केम साइकिल, जिसे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये पाया जाता है केम पादप में या फिर मांसल पौधों में पाया जाता है। जो मरुद विधि होते हैं, जीरोफाइट प्लांट जो हैं उनके अंदर पाया जाता है। आगे हम पहला इसका साइकिल पढ़ने वाले हैं और वो है C3 साइकिल। तो C3 साइकिल की कुछ मुख्य बातें, इसे C3 साइकिल इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसकी मुख्य बातें क्या क्या है देख लेते हैं। पहला ये कि इसे C3 साइकिल खोजकर्ताओं के नाम पर कहा जाता है। कैल्विन साइकिल खोजकर्ता के नाम पर कहा जाता है, ठीक है। पहला तो इसका मुख्य लक्षण, ये पहला जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें 3PGA बनता है, जो प्रथम स्थायी उत्पाद है और 3 कार्बन परमाणु युक्त है, ठीक है। पहला स्थायी उत्पाद क्या है, 3PGA, और यह 3 कार्बन परमाणु युक्त होता है और प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए ग्लूकोज का जब एक अणु बनेगा तो उसके संश्लेषण के लिए कुल 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। 18 ATP प्लस 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। क्लियर, आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये मिलती कहाँ से है, ये जो कि लाइट रिएक्शन से आती है, लाइट रिएक्शन से मिलती है। क्लियर। तो कैल्विन साइकिल, इसको कैल्विन के नाम पर कहा जाता है, कैल्विन बेसन साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं। इसमें 3PGA बनता है, जो प्रथम स्थायी उत्पाद है, जो 3 कार्बन परमाणु युक्त है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु संश्लेषण के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है, जो कि लाइट रिएक्शन से आती है। और यह क्रिया होती कहाँ है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होती है, ठीक है, स्ट्रोमा रीजन में होती है। ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस दौरान, कैल्विन साइकिल के दौरान कुल मिलाकर 4 क्रियाएं होगी। कितनी क्रियाएं होती हैं, 4 क्रियाएं होती हैं। कैल्विन साइकिल में कुल मिलाकर
4 क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन। पहली जो क्रिया है वो क्या है? कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण होता है, या जिसको हम CO2 का फिक्सेशन कहते हैं। CO2 फिक्सेशन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, पहली क्रिया क्या है? कार्बोक्सिलेशन या CO2 फिक्सेशन। दूसरी क्रिया है इसके अंदर PGA का अपचयन या रिडक्शन ऑफ PGA। ठीक है, दूसरी क्रिया ये होती है। तीसरी होती है हेक्सोज का निर्माण। ठीक है, हेक्सोज का निर्माण तीसरी क्रिया ये है। और चौथी क्रिया क्या है? RUBP का पुनरुद्भवन या पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनरुद्भवन। ये 4 प्रक्रिया जो है ये केल्विन साइकिल के दौरान होती है। पहली कार्बोक्सिलेशन, दूसरी है PGA का अपचयन, तीसरी है हेक्सोज का निर्माण और चौथी है RUBP का पुनर्निर्माण। तो इस तरह से ये 4 प्रक्रिया इस दौरान पाई जाती है। अब हम केम साइकिल को डिटेल में बोर्ड पर देखेंगे किस तरह से ये कंप्लीट होता है 2 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है।